नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम रवि है। मेरा उम्र 26 साल है। मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव का रहने वाला था। ग्रेजुएशन करते ही मुझे कश्मीर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। मैं कुंवारा था, इसलिए अपने माता पिता को गांव में छोड़कर कश्मीर अकेले ही आया था। नौकरी ज्वाइन करने के बाद मुझको जिस बिल्डिंग में किराए का फ्लैट मिला था, उसी में मंजू नाम का लड़की अपने पिता के साथ दूसरी मंजिल पर रहती थी। घर से मेरा दफ्तर बहुत दूर था, इसलिए आने जाने के लिए मैंने मोटरसाइकिल खरीद ली थी। शुरू में तो नहीं, मगर बाद में मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि शाम को जैसे ही मेरी मोटरसाइकिल बिल्डिंग के बाहर आती है, दूसरी मंजिल की बालकनी में झट से एक खूबसूरत लड़की आकर मुझे देखने लगती है। पता करने पर मालूम हुआ कि उस लड़की का नाम मंजू है। धीरे धीरे मुझको लगने लगा कि मैं मंजू को प्यार करने लगा हूँ, उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। एक दिन मैं मंजू को अपने दिल का हाल बताने के लिए बेचैन हो गया। जैसे ही मैं शाम को दफ्तर से आया, मंजू को बालकनी में देखा। मैंने संकेत से उसे बताया कि मैं उसके पास आ रहा हूँ। मंजू ने मुझे मना नहीं किया। फिर मैं खुश होकर उसके फ्लैट पर पहुंच गया। मंजू दरवाजे पर खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया, फिर मुझे अंदर ले गई। मुझको बैठाकर मंजू चाय नाश्ता लाने के लिए जाने लगी, तो मैंने उसे रोककर अपने पास बैठा लिया। मैंने पहले उसे अपने बारे में बताया, फिर कहा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। क्या आपको पता है? और शादी करना चाहता हूँ। क्या आपको पता है कि मैं विधवा हूँ? मेरा 6 साल का एक बेटा है। मुझको मंजू की इस बात पर यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा, अभी तुम्हारी उम्र 21 साल की होगी। इतनी कम उम्र में तुम्हारी शादी हो गई, बच्चा भी हो गया और विधवा भी हो गई। मुझे लगता है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। मंजू कुछ कहती, उससे पहले ही एक कमरे से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। मंजू उठकर उस कमरे में चली गई। जब वह आई तो उसकी गोद में एक खूबसूरत बच्चा था। यही मेरा बेटा है, इसका नाम साहिल है। यह सुनकर मैं दुखी हो गया। मैं जानता था कि मेरे घर वाले हरगिज किसी विधवा से मेरी शादी नहीं होने देंगे। ऊपर से वह एक बच्चे की माँ भी थी। दरअसल बात यह है कि जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती थी तो मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था। वह मेरे साथ ही पढ़ता था। मेरे पिता को पता चल गया था कि मैं प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंस गई हूँ। उन्होंने उस लड़के के पिता से शादी की बात कर डाली। फिर मेरी पढ़ाई छुड़वाकर उस लड़के से शादी कर दी गई। शादी का 1 साल होते होते मैं विधवा हो गई। एक सड़क हादसे में मेरे पति की मौत हो गई थी। उस समय मैं पेट से थी। उसके बाद मुझ पर कहर टूट पड़ा। ससुराल वालों ने डायन कहकर घर से निकाल दिया और मैं मायके आ गई। मेरे पिता ने तो इस सदमे को बर्दाश्त कर लिया, मगर मेरी माँ बर्दाश्त न कर सकी। दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। माँ की मौत के बाद मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की, मगर पिता ने मुझे बचा लिया। मुझे समझाया कि बच्चे को हर हाल में जन्म देना होगा और उसके लिए जीना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मैं खुदकुशी कर लूंगी तो उनका क्या होगा? इस बुढ़ापे में उन्हें कौन देखेगा? पिता की बात बिल्कुल ठीक थी। मैं अपने माता पिता की एकलौती औलाद थी। मैं खुदकुशी कर लेती तो उन्हें देखने वाला कोई नहीं बचता। समय पर मैंने बच्चे को जन्म दिया और पूरा ध्यान उसकी परवरिश पर लग दिया। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन पिता हर हाल में मेरी दूसरी शादी करना चाहते थे। उनका कहना था कि उनकी मौत के बाद मुझे कौन देखेगा। मजबूर होकर मैंने पिता को अपनी दूसरी शादी की सहमति दे दी, लेकिन मेरी यह शर्त थी कि मैं उसी से शादी करूंगी जो मेरे बेटे को अपना नाम देगा। लड़के की तलाश शुरू होती उससे पहले मैंने अचानक एक दिन आपको देखा और दिल में बसा लिया। मैं चाहती थी कि पहले आप मुझे अपने दिल का हाल बताएं, उसके बाद मैं अपने बारे में सब कुछ आपको बता दूंगी। अब आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। मंजू की आप बीती सुनकर मैं चिंता में पड़ गया। मैं आनन फानन कोई फैसला नहीं करना चाहता था। घर वालों को मनाने की बात कहकर मैं वहां से चला गया। मैं मंजू से शादी करना चाहता था। इसके लिए मैंने गांव जाकर अपने घर वालों को मनाने का फैसला किया, पर मैं गांव न जा सका। अगले दिन ही मेरा ट्रांसफर कश्मीर से पटना हो गया। पटना में मुझे तुरंत दफ्तर ज्वाइन करना था, इसलिए मैं मंजू को ट्रांसफर की सूचना दिए बिना कश्मीर से चला गया। मैंने सोचा था कि पटना में दफ्तर ज्वाइन करने के बाद मैं छुट्टी लेकर गांव जाऊंगा। उसके बाद खुशखबरी लेकर मंजू से मिलूंगा। लेकिन मेरा सोचा नहीं हुआ। नए दफ्तर में इतना ज्यादा काम था कि मुझे अगले 3 महीने तक छुट्टी नहीं मिली। मंजू का कोई फोन नंबर मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं उससे बात भी न कर सका। 3 महीने बाद जब मुझको छुट्टी मिली तो मैंने पहले मंजू से मिलने का विचार किया। मंजू से मिलकर मैं उसे बता देना चाहता था कि मैं उससे हर हाल में शादी करूंगा और उसके बेटे को अपना नाम दूंगा। मैं मंजू के फ्लैट पर गया तो वहां कोई दूसरा था।
पूछताछ करने पर पता चला कि मेरे जाने के 1 महीने बाद ही मंजू के पिता की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। उसके बाद मंजू फ्लैट बेचकर अपने मामा के साथ चली गई। उसका मामा कहाँ रहता था यह किसी को पता नहीं था। गांव न जाकर मैं उसी दिन से मंजू की तलाश में लग गया। छुट्टी रहने तक मैंने बहुत सी जगहों पर उसकी तलाश की। उसके बाद मैं पटना चला गया। मैं पटना आ गया था, मगर मैंने मंजू की तलाश बंद नहीं की थी। इसी तरह 2 साल बीत गए थे। एक दिन मैं अपने एक क्लाइंट से मिलने गया। वह एक होटल में रुका था। जब मैं होटल में उसके कमरे में गया तो वह एक लड़की के साथ था। जब मैंने उस लड़की को देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह लड़की मंजू थी। वह अपने बदन पर चादर लपेटे हुए थी। मेरा मन कमरे से भाग जाने को हुआ, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। थोड़ी देर बाद मैं क्लाइंट के साथ दरवाजे पर आया। न चाहते हुए भी मैंने पूछ लिया, सर, ये लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं, काल गर्ल है। आज शाम को ही एक दलाल से इसे बुक किया था। मुझको लगा जैसे किसी ने मुझे बहुत ऊंचाई से नीचे फेंक दिया हो। मुझको मंजू से बिछड़े हुए 2 साल हो गए थे। इस बीच मैंने न जाने कहां कहां उसे ढूंढा, मगर वह मुझे नहीं मिली। मंजू को काल गर्ल के रूप में देखकर मुझे गहरा धक्का लगा। बहुत सोचने के बाद मैंने मंजू से मिलने का फैसला किया। कुछ दिनों की कोशिश के बाद एक दलाल से मुझको मंजू के घर का पता चल गया। एक दिन शाम को मैं मंजू के फ्लैट पर गया। काल बैल बजाने पर नौकरानी ने दरवाजा खोला। मैंने जब उसे अपना परिचय दिया तो वह मुझे दरवाजे पर खड़ा कर मंजू से पूछने चली गई। थोड़ी देर बाद नौकरानी आई और मुझको अपने साथ भीतर ले गई। मंजू एक कमरे में बैठी थी। उसके पास ही उसका बेटा साहिल था। वह खिलौनों के साथ खेल रहा था। मंजू ने मुझे बैठने के लिए कहा तो मैं सोफे पर उसके पास ही बैठ गया। मेरे कुछ कहने से पहले मंजू ने ही कहा, आप तो मुझे छोड़कर चले गए थे, फिर 2 साल बाद मुझसे मिलने क्यों आए हैं? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, फिर तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? मैंने अपनी ट्रांसफर वाली बातें बता दी। मैंने उसे यह भी बताया कि मैं उसकी तलाश में कैसे और कहाँ कहाँ भटकता रहा था। मंजू चिंता में पड़ गई। अब तक जिसे वह बेवफा समझ रही थी, वह तो उसे अटूट प्यार करता था। उसके लिए मैंने किसी से शादी भी नहीं की थी। कुछ सोचने के बाद मंजू ने कहा, उस दिन आप मुझसे मिलकर गए तो लगा कि आप जरूर अपने घर वालों को मनाकर मुझसे शादी करेंगे, लेकिन जब 2 दिन बाद आप एकदम लापता हो गए तो मुझे शक हुआ। पता करने पर मालूम हुआ कि आप तो अपना ट्रांसफर कराकर पटना चले गए हैं। आपने फ्लैट भी छोड़ दिया है। आपका कोई फोन नंबर भी मेरे पास नहीं था जो आपसे कुछ पूछती। मैं चाहती तो पटना के दफ्तर में जाकर आपसे मिल सकती थी, मगर किस हक से मिलती? आपकी मैं थी ही कौन? 1 महीने बाद पिता ने आपके बारे में पूछा तो छिपा न सकी। कह दिया कि आप मुझसे शादी नहीं करेंगे। मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि अब मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। बेटे की परवरिश में मैं अपनी सारी जिंदगी बिता दूंगी। मैंने अपना फैसला भी पिता को बता दिया। मेरे इस फैसले से पिता को जबरदस्त सदमा पहुंचा और उनकी मौत हो गई। पिता की मौत पर मामा आए थे। मुझे समझा बुझाकर उन्होंने फ्लैट बेच दिया। फिर मुझे अपने साथ ले गए। मेरा नानी उत्तराखंड में था। वहां 1 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चला। उसके बाद मुझे घर की नौकरानी बना दिया गया। मेरा एक भाई था। वह मुझसे 3 साल छोटा था। उसकी मुझ पर बुरी नजर थी। मैं उससे बचकर रहती थी। एक दिन उसे मौका मिल ही गया। घर के सारे लोग किसी रिश्तेदार की शादी में गए थे। वह भी गया था, मगर न जाने कैसे थोड़ी देर बाद ही वह लौट आया और मुझ पर टूट पड़ा। उस शैतान से मैं अपनी लाज बचा न सकी। उसने मुझे कहीं का न छोड़ा। मैं चुप रहने वालों में से नहीं थी। घर वाले जब रिश्तेदार के यहाँ से लौट कर आए तो मैंने उसकी करतूत सभी को बता दी। उसके बाद मुझ पर कहर टूट पड़ा। सभी ने मुझे ही कसूरवार माना। फ्लैट का रुपया मामा के पास था। मामा ने बगैर रुपए दिए धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मैं अपने बेटे के साथ इस उम्मीद से कश्मीर गई थी कि पिता की कंपनी में मुझे नौकरी मिल जाएगी, पर वहां नौकरी नहीं मिली। कंपनी में काम कर रहे एक शख्स ने एक पता देकर यह कहकर मुझे पटना भेज दिया कि वहां नौकरी जरूर मिल जाएगी। पटना आकर पता चला कि उस शख्स ने मुझे जिसके पास भेजा था वह वो वाली रैकेट चलाती थी। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी थी। अब मैं बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए वो वाली रैकेट से जुड़ गई। 1 साल बाद मैं उस रैकेट टीम से अलग हो गई। अब मैं अपना काम खुद करती हूँ। मंजू चुप हो गई तो मैंने कहा, जो होना था वह हो गया। अब तुम मुझसे शादी कर लो। यह सुनकर मंजू हैरान रह गई। मंजू को हैरत में पड़ा देख मैंने ही कहा, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए सब कुछ जानने के बाद भी तुमसे शादी करूंगा। तुम्हारे लिए मुझे अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ना होगा तो तोड़ दूंगा। मंजू ने सोचने समझने के लिए मुझसे 1 दिन का समय लिया। अगले दिन सुबह जब मैं मंजू के घर गया तो वहां का अजीब सा मंजर देखकर परेशान हो गया।
फ्लैट पर पुलिस थी। मंजू की नौकरानी भी वहां थी। पूछताछ करने पर मुझको पता चला कि मंजू ने रात में खुदकुशी कर ली थी। सुबह सवेरे जब नौकरानी काम करने आई तो फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था। जब मंजू ने दरवाजा नहीं खोला तो नौकरानी ने पड़ोसी को बताया और उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई और फ्लैट का दरवाजा तोड़कर अंदर गई। मंजू सीलिंग फैन से झूल रही थी। मंजू ने पुलिस के नाम सुसाइड नोट लिखा था। उसमें लिखा था कि वह अपने काम से खुश नहीं है, इसलिए खुदकुशी कर रही है। मंजू ने एक खत मेरे नाम भी लिखा था। उस खत में लिखा था, पाप का बोझ लेकर अब मैं जीना नहीं चाहती, इसलिए दुनिया से विदा ले रही हूँ। उम्मीद है कि मेरे बेटे साहिल को आप अपना नाम देंगे। मैंने पुलिस को बताया कि मंजू मेरी बिन ब्याही पत्नी थी और साहिल हम दोनों के प्यार की निशानी है। पुलिस ने साहिल को मेरे हवाले कर दिया। मैंने उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी लेने की सोच ली। तो दोस्तों, ये दर्द भरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।